नमस्कार सभी को। आज हम सीटेट के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, भाषा की विशेषता और कौशलों के बारे में हम बताने आ रहे हैं। तो यहाँ जो 2 टॉपिक तो हो चुके हैं, तीसरा जो टॉपिक है आपका है गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण क्या होता है? यानी साधारण बोलचाल की भाषा ही गद्य कहलाती है। ये जो गद्य शब्द है, गद्य हमारा गद धातु से बना है। किस धातु से बना है? गद धातु। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? यत् प्रत्यय। इसका अर्थ होता है गद धातु का यानी स्पष्ट कहना। अब बात करते हैं गद्य शिक्षण की, क्योंकि संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत गद्य शिक्षण जो है महत्वपूर्ण उपयोगी है। गद्य शिक्षण का जो मेन उद्देश्य है ग्रहणम अभिव्यक्ति, यानी ग्रहण करना और अभिव्यक्ति करना। पहले भी मैं आपको बताया था कि ग्रहण करना यानी हम सुनते हैं तो भी ग्रहण करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो भी ग्रहण करते हैं, यानी हम सुनकर और पढ़कर ग्रहण करते हैं। और अभिव्यक्ति हम कैसे करते हैं? एक तो हम बोलकर करते हैं और एक हम लिखकर करते हैं। तो यहाँ बोलकर और लिखकर यानी चारों कौशलों का उपयोग इसमें हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका कि ग्रहणम अभिव्यक्तिश्च, यानी गद्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है ग्रहण करना, अभिव्यक्ति करना, यानी सुनकर, पढ़कर, बोलकर, लिखकर, यानी हम गद्य को स्पष्ट समझ सकें, यानी स्पष्ट कहना। जो साधारण बोलचाल की भाषा होती है वही गद्य कहलाती है। उसमें ना तो छंद होते हैं, ना कोई गण होते हैं, ना कोई सुर, ना कोई ताल, यानी जो लैंग्वेज है हमारी, वो भाषा है जो हमारी, वो हमारी क्या है? गद्य भाषा। तो आज उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी गद्य शिक्षण के बारे में। गद्य शिक्षण के और भी उद्देश्य हैं। मेन उद्देश्य तो है यानी ग्रहणम अभिव्यक्ति, यानी सीटेट के पेपर में 1-2 पॉइंटों में ही शब्द देता है, उससे स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि यहाँ ये क्या पूछा जा रहा है। अगर आता आनंदानुभूति तो हम क्या करते हैं? आनंद की अनुभूति, तो वो किसके अंतर्गत आती है? पद्य शिक्षण के अंतर्गत। यहाँ उसने क्या दिया है? ग्रहणम अभिव्यक्तिश्च। तो यहाँ ये किसके अंतर्गत आ रहा है? गद्य शिक्षण के अंतर्गत। तो यहाँ जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य क्या कह रहा है कि संस्कृतम शब्दानाम प्रति छात्रेषु अनुरागोत्पादनम, यानी संस्कृतम शब्दानाम प्रति छात्रेषु अनुराग उत्पादनम, यानी अनुरागोत्पादनम यानी अनुराग उत्पादनम। यहाँ संस्कृत शब्दों के प्रति छात्रों में अनुराग उत्पन्न करना, यानी अनुराग उत्पन्न करना यानी प्रेम उत्पन्न करना, यानी भाषा के प्रति लगाव उत्पन्न करना। अगर हम अच्छे ढंग से उन्हें पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें अपनी भाषा से प्रेम हो जाएगा, चाहे वो संस्कृत भाषा क्यों ना हो, चाहे वो इंग्लिश भाषा क्यों ना हो, चाहे वो हिंदी भाषा क्यों ना हो। तो यहाँ संस्कृत शब्दों के प्रति छात्रों में अनुराग उत्पन्न करना, यानी जब हम पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को उन शब्दों के प्रति आकर्षण महसूस यानी अनुराग उत्पन्न हो। दूसरा जो पॉइंट आता है आपका, छात्रेभ्यः संस्कृतस्य प्रति छात्राणाम अभिरुच्यात्मक विकासम करणम, यानी छात्रों के लिए संस्कृत के प्रति छात्रेभ्य, यहाँ आपकी विभक्ति लगी हुई है तो यहाँ आपकी विभक्ति जैसे संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक में आता है व्यय। तो छात्रों के लिए संस्कृत के प्रति छात्रों में अभिरुचि का विकास करना। अभिरुचि का विकास, अभिरुच्यात्मक विकास यानी अभिरुचि। इंटरेस्ट तभी जगता है जब हम उन बच्चों को समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। अगर कोई चित्र दिखाते हैं तो बच्चा इम्प्रेस होकर उन शब्दों को सीखता है और वो स्मृति चिरस्थायी बनी रहती है। तो यहाँ अभिरुचि यानी इस पॉइंट से हमारा क्या आ रहा है? अभिरुचि का विकास हो रहा है। फिर आता है आपका अगला पॉइंट, छात्रेषु कल्पना शक्ति तर्क शक्तिश्च विकासम करणम, यानी छात्रों में कल्पना शक्ति का और तर्क शक्ति का विकास करना चाहिए। यानी तर्क शक्ति यानी वाद विवाद करना, यानी कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम उन्हें और अच्छे से बोलकर, कुछ चित्र दिखाकर उन्हें बोलने के लिए कहना, ताकि उनमें उस चीज़ का विकास हो। तो कल्पना, और वो अपनी कल्पनाओं से जो शब्द बोलकर हमें बताएंगे तो वो कल्पना शक्ति यानी उन शब्दों के बारे में कि हाँ वो चित्र देखा था वो क्या था,
तो ये कल्पना शक्ति यानी उसके अंदर प्राथमिक स्तर पर ये कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास होता है, क्योंकि छोटे बच्चों की दिमाग थोड़ा तेज चलता है और वो जल्दी ही कैच करते हैं, उनकी स्मृति पावर बहुत अच्छी होती है, तो वो याद रखने की क्षमता उनकी अच्छी रहती है, तो कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास भी होता है। अगला जो पॉइंट है आपका, छात्रेषु शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम। अभिवर्धनम, वर्धन का मतलब होता है वृद्धि करना, छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करना। शब्द भंडार में वृद्धि करना यानी जब हम कोई कविता पढ़ाते हैं या कोई हम कथा वगैरह पढ़ाते हैं, चैप्टर पढ़ाते हैं, तो शब्दार्थ आते हैं, तो उन शब्दों को हम एक एक करके अर्थ बताते हैं और उन अर्थों को बताकर उन चीज़ों को समझाते हैं, तो इससे क्या होता है, उनके कोश में वृद्धि होती है, यानी उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो छात्रों के शब्द भंडार में अभिवर्धनम यानी वृद्धि होना। फिर आता है अगला पॉइंट, छात्रेषु नूतन शब्दानाम ज्ञानम प्रदानम करणम। यानी छात्रों में नूतन शब्दानाम यानी नए शब्दों का ज्ञान प्रदान करना। ज्ञानम प्रदानम करणम यानी नए शब्दों का ज्ञान प्रदान करना। जैसे कोई चैप्टर में कोई शब्द आ रहा है, उसका अर्थ समझ में नहीं आया, तो यहाँ हम उसके समतुल्य यानी उसके समान कोई दूसरा वर्ड बताकर हम उसे उसके अर्थ को समझा सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि इससे नए शब्द और सीखने को मिलते हैं। तो यहाँ इसी का अर्थ यही है कि नूतन शब्दानम ज्ञानम प्रदानम करणम यानी नए शब्दों का भी ज्ञान प्रदान करना। फिर आता है अगला पॉइंट, उद्देश्य में छात्रेभ्य विवेचनात्मक एवं समीक्षात्मकस्य शक्त्या विकासम करणम। तो यहाँ विवेचनात्मक, विवेचन का मतलब क्या होता है कि विचार करना, उस शब्दों पर क्या करना, विचार करना। तो यहाँ छात्रों के लिए शब्दों पर विचार करना, और समीक्षा का मतलब होता है गुण दोष की समीक्षा, यानी क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ उस शब्द को समीक्षा करने का भी ज्ञान उन्हें हम प्रदान करते हैं, क्योंकि अगर हमारे कोई उनके शब्द समझ में नहीं आ रहा तो हम कई तरह से उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं ताकि वो समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वहाँ उस शब्द पर विचार करके गुण दोषों की समीक्षा की शक्ति का विकास करना, यही हमारे गद्य शिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। फिर आती हैं आपकी गद्य शिक्षण की विधियाँ। इन विधियों के द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए ताकि संस्कृत भाषा में उन्हें इंटरेस्ट आए। तो हम विधियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ गद्य शिक्षण की जो विधि है, पहली विधि उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि का मतलब होता है कि उन्हें उस शब्द के बारे में जानने की अभिलाषा यानी बोध कराना उस शब्द के बारे में। तो ये प्राथमिक स्तर के लिए श्रेष्ठ है। उद्बोधन शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ उद्बोधन का मतलब है बोध कराना। जैसे कि एक शब्द आ जाता है कि हम कोई प्रतिकृति दिखाते हैं यानी मॉडल दिखाते हैं और उन बच्चों से कहते हैं कि बच्चों ये क्या है। अगर कोई बाढ़ से ग्रस्त चीज़, आपदा का कोई चित्र हम दिखाते हैं तो बच्चे बताएंगे। अगर हम मयूर का चित्र दिखाते हैं तो संस्कृत में ही हम बताएंगे कि मयूर है। तो वो बच्चे जागरूक होते हैं और उनकी स्मृति कैसी रहती है, चिरस्थायी रहती है, यानी लंबे समय तक वो बनी रहती है और वो उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाते। तो यहाँ उद्बोधन विधि यानी उन्हें बोलने की क्षमता का विकास करना यानी अर्थबोध कराना, इसका उद्बोधन का ही नाम क्या है, अर्थबोध विधि। जैसे कि मैंने यहाँ दे रखा है कि प्रतिकृति, प्रतिकृति का मतलब होता है मॉडल, यानी कोई भी हम चित्र दिखाते हैं उन चित्रों को दिखाकर उन्हें बोलने के लिए कहते हैं। जैसे यातायात के साधन का कोई हमने चित्र दिखाया तो वहाँ वो बच्चे उस चीज़ को बताते हैं, तो ये क्या होता है, प्रतिकृति। फिर आता है प्रत्यक्ष। जैसे एक फूल दिखाते हैं तो फूल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, पुष्पम। तो इन बच्चों को ये क्या है, तो ये पुष्पम। तो इस तरह से उन्हें प्रत्यक्ष कराकर भी हमें उन चीज़ों को दिखाते हैं। पदार्थ का अभिनय कराकर यानी कोई भी पदार्थ वगैरह, तो यहाँ उन चीज़ों का भी हम कराते हैं। और फिर आता है अभिनय। कभी कभी तुमने देखा हुआ, एक बीच में एक वीडियो वायरल हो रही थी कि 1 से 5th में छोटे बच्चों की क्लासों में एक वीडियो में क ख ग का ज्ञान कराया जा रहा था और टीचर गा गा कर उन चीज़ों को समझा रहा था। क
का से कबूतर, खा से खरगोश भी बड़ी गा सुर ताल लय के अनुसार उन बच्चों को सिखाया जा रहा था। और 2 का टेबल भी यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आपने देखा होगा। तो वहाँ वो प्रत्यक्ष अभिनय कर कर भी वो टीचर उन चीज़ों को समझाता है। तो ये अभिनय, हंसकर, गाकर, दौड़कर उन चीज़ों को सिखाना, ये क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष अभिनय कहलाता है। फिर आती है दूसरी विधि हमारी प्रवचन विधि। प्रवचन विधि यानी कथन विधि ही कहते हैं प्रवचन विधि को। प्रवचन विधि यानी टीचर करता है, जैसे वो चैप्टर पढ़ा रहा है और वो अनुवाद करता जाता है, अनुवाद करता जाता है और बीच बीच में जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों के बारे में वो बताता जाता है, तो वो अनुवाद विधि कहलाती है। फिर कोश विधि, कोश विधि में हम उन्हें बताते हैं कि चैप्टर पढ़ाने से पहले शब्दार्थ आते हैं, तो पहले शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, फिर उन्हें ये बताया जाता है इन शब्दों का अर्थ यानी अक्षर क्रम के अनुसार कैसे देखा जा सकता है, तो वो कोश विधि के अंतर्गत आता है। तो ये प्रवचन विधि के अंतर्गत ही अनुवाद विधि होती है। और कोश विधि यानी संस्कृत का सरल भाषा में अनुवाद करना यानी अर्थ बताना। और कोश विधि यानी उन शब्दों के बारे में शब्दार्थ में जाके देखना, या फिर डिक्शनरी आती है तो उन शब्दों में उसके अर्थ को किस तरह से देखते हैं। फिर आती है परिभाषा के माध्यम से, जैसे परिभाषा, अगर हम किसी की डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा जैसे कारक की डेफिनेशन है क्रिया जनकत्वम इति कारकम, यानी क्रिया का जो जनक होता है, ये जो उत्पन्न करने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो परिभाषा के माध्यम से भी हम उन शब्दों को उन्हें सिखाते हैं। फिर आती है तीसरी विधि स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि में क्या होता है कि इस विधि में अध्यापक अनेक उपविधियों का सहारा लेता है समझाने के लिए। कैसी उपविधि? जैसे आता है पहला पॉइंट व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है यानी इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ, व्युत्पत्ति। हम बात कर रहे हैं व्युत्पत्ति की, तो यहाँ व्युत्पत्ति के बारे में हम बताना जा रहे हैं कि व्युत्पत्ति कैसे होती है। जैसे उसने शब्द दिया व्युत्पत्ति के अंतर्गत कारक ही शब्द ले लेते हैं, कारक। तो यहाँ कारक शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो यहाँ कारक शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? क्र धातु से। और क्र धातु में हम कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं? नबुल प्रत्यय। तो ये स्पष्ट यानी व्युत्पत्ति के द्वारा हम उन्हें समझाते हैं कि क्र माने क्या होता है? करना, और नबुल माने बाला। तो इसका अर्थ हो गया कारक का करने वाला। तो ये हमारी क्या कहलाती है? व्युत्पत्ति। यानी कारक शब्द कहाँ से बना? क्र धातु से बना। और नबुल प्रत्यय का क्या शेष रहता है? भू शेष रहता है। और भू के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाता है? अकादेश हो जाता है, जो कि एक युवोरणाको सूत्र है। संस्कृत में पाणिनि ने अष्टाध्यायी में दिया है युवोरणाको। युवोरणाको सूत्र से हमारे भू के स्थान पे क्या हो जाता है? अकादेश हो जाता है। तो यहाँ क्र प्लस अक रह जाता है। अब आ जाता है री का अर होता है। यहाँ री जो ऋषि वाला री है, तो उसको हम क्या कर देते हैं? अर, क्योंकि हमारी गुण संधि का जो नियम कहता है री का अर हो जाना, तो वो हम इस नियम में लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नियम लगता है, अगर का में री हटा देंगे तो का आधा रह जाएगा, और री के स्थान पे क्या हो गया? अर, और यहाँ क्या हो गया? अक। अब आता है प्रारंभिक स्वर में वृद्धि। जब हम किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो कहीं वृद्धि भी करते हैं, कहीं गुण भी लगाते हैं। तो यहाँ प्रारंभिक स्वर में वृद्धि कर देंगे, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो का प्लस आर प्लस अक, तो ये तीनों मिलाकर हमारा क्या शब्द बनता है? का में आ समाहित हो गया तो ये बन गया का, और रा में आ समाहित हो गया तो ये बन गया रा, और क, तो ये बना कारक। तो ये हमारा टोटल निर्माण ये क्या है? हमारा व्युत्पत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? व्युत्पत्ति। अब वाक्य प्रयोग के बारे में स्पष्टीकरण के अंतर्गत आता है वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में क्या होता है कि जैसे हम कोई वाक्य का निर्माण करते हैं, जैसे हम संस्कृत में वाक्य बनाते हैं कि वह घर जाता है या मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। तो यहाँ मैं की संस्कृत क्या हो गई? अहम। और घर को क्या कहते हैं? गृह।
और जाना, यानी जाना क्या है, गम माने जाना होता है, और अहम के साथ क्या आता है, गम, यानी गच्छ में रूप चलते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका गच्छामि, क्योंकि त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम से तौते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम, ये 9 कर्ता होते हैं। 9 कर्ताओं के साथ ही 9 क्रियाएं होती हैं। जैसे लट लकार में आपकी ती तह अंति, यानी पठति पठता पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठावह पठामह। तो यहाँ मैंने ये भी बताया था कि यहाँ 9 कर्ताओं के साथ 9 क्रिया होती हैं। तो ये अहम हमारा उत्तम पुरुष और बहुवचन का है, तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष बहुवचन की लगेगी। तो वाक्य प्रयोग करना बताया, यानी गच्छामि में क्या है, उसने लगाया गच्छति, तो ये वाक्य प्रयोग किया और सही नहीं किया, तो यहाँ ये क्या कहलाता है, स्पष्टीकरण, यानी हम उसको बताएंगे और ये किस तरह से वाक्य प्रयोग करना चाहिए और कौन सा कारक यूज हो रहा है, कौन सी क्रिया यूज हो रही है, कर्ता के साथ क्या आ रहा है। तो ये हमारा वाक्य प्रयोग के अंतर्गत, यानी हम उस पॉइंट को समझाते जाएंगे। अगर कोई शब्द आ रहा है कि जैसे उसने दे दिया गच्छत शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो यहाँ इस तरह से वाक्य बनाकर उस वाक्य का प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है तुलना। तुलना के द्वारा यहाँ समानार्थक या विलोम शब्द आदि के द्वारा हम तुलना की जाती है। तो उसके हिसाब से, यानी तुलना करके, यानी समानार्थी शब्द जैसे पर्यायवाची शब्द, तो हम उसके समतुल्य यानी किसी दूसरे शब्द का निर्माण हम बता देते हैं। तो ये तुलना के द्वारा ये स्पष्टीकरण विधि के अंतर्गत ही आते हैं। एक तो व्युत्पत्ति आती है, एक वाक्य प्रयोग आता है, एक तुलना आता है। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, स्पष्टीकरण। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, व्युत्पत्ति, यानी शब्द में कौन सी संधि है, कौन सा समास है। जैसे कि आ जाता है तथैव शब्द, तथैव में हमारी कौन सी संधि है, यहाँ बड़ी एक की मात्रा है, और बड़ी एक की मात्रा किस संधि के अंतर्गत आती है, वृद्धि संधि के अंतर्गत आती है। तो ये हमारा स्पष्टीकरण हो जाता है अगर हम उसे समझाते हैं तो ये हम उन बच्चों को इस विधि से माध्यम से समझाया जाना चाहिए, क्योंकि 6 to 8 में क्या होता है कि उन बच्चों को समझने की शक्ति होती है, क्योंकि 1 से 5th में तो केवल उन्हें इंटरेस्ट जगाते हैं, परंतु 6 to 8 में उन्हें व्याकरण का ज्ञान यानी स्पष्ट कर पॉइंट वाइज उन्हें समझाया जाना चाहिए। अगला जो आता है पॉइंट प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि संवाद विधि या सुकराती विधि के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं तो बीच बीच में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चनों का जवाब भी बच्चे देते हैं। तो ये प्रश्न पूछना, जवाब देना, ये प्रश्नोत्तर के माध्यम से उन चैप्टर को पढ़ाया जाता है और उनके ज्ञान को आगे बढ़ाया जाता है। जब बच्चा और टीचर यानी अध्यापक वार्तालाप करते हैं तो वो संवाद करते हैं, तो उस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, तो वो संवादी विधि के नाम से भी जाना गया है। और ये जो प्रश्नोत्तर विधि है सुकरात के द्वारा दी गई है, तो इसलिए इसे सुकराती विधि के नाम से भी जानी जाती है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्राप्त करके पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसे प्रश्नोत्तर विधि या संवाद विधि या सुकराती विधि के नाम से जानते हैं। ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया गद्य शिक्षण। अब हम नए टॉपिक में आपके अगले टॉपिक में मिलेंगे। नमस्कार। और आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।